हेलो अस्सलाम स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे था चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 17 में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 8 और मोस्ट प्रोबेबली ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 17 से। स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम हमने चीज़ डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ कन्फिगरेशन, और कन्फिगरेशन में हमने दो तरह की कन्फिगरेशन देखी थी। हमने कॉमन बेस और कॉमन इमिटर। कॉमन कलेक्टर जो थी वो आपके सिलेबस में नहीं थी, लेकिन लास्ट में मैं आपको तीनों कंपैरिजन करके एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें तीनों की अपनी अपनी खसूसियात लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो अब सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके रिड्यूस सिलेबस का, वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब यहां पे वो आपको ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पे जनरल डिस्कस करा रहा है कि जनरली हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर जब यूज करते हैं तो किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं। तो ये टॉपिक क्या है कि अगर आपको पिछले दो टॉपिक अच्छी तरह अगर आपने सुने हैं, समझे हैं, तो ये टॉपिक आपको बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले हमने ये चीज बार बार डिस्कस की हुई है कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को एस एन एम्पलीफायर के तौर पे काम कराना हो तो हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखना पड़ेगा। उसको कट ऑफ या सैचुरेशन में यूज नहीं करना, क्योंकि कट ऑफ या सैचुरेशन में जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच काम करता है। तो और एक्टिव मोड का मतलब क्या होता है, उसका अब इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है और उसके कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। तो एक और चीज स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बुक में आपको पैराग्राफ्स में गिवन है, लेकिन कोशिश करें जब भी कोई इस तरह का टॉपिक है आप पॉइंट्स बनाएं। ठीक है, पॉइंट्स बना लें, बुलेट्स बना लें, तो चेक करने वाले के लिए भी आसानी होगी और आपको भी मार्क्स अच्छे मिलने इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट कि एक्टिव मोड में यूज करना है और एक्टिव मोड किस तरह अचीव करते हैं ये चीज। उसके बाद हमने कहा था कि कन्फिगरेशंस तीन तरह की हैं। कन्फिगरेशन कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड है वो कॉमन इमिटर है। तो अगर हमने एम्पलीफायर के तौर पे यूज करना है, ज्यादातर हम एम्पलीफायर यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे अपने, हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं ना, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह माइक है आपका, आपसे सिग्नल लेगा और उसको एम्पलीफाई कर देगा। अब ऑडियो सिग्नल, तो ऑडियो सिग्नल्स के लिए ज्यादातर यूज होता है कॉमन इमिटर यूज होता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉमनली यूज कन्फिगरेशन जो है वो हम कॉमन इमिटर यूज करते हैं। उसके बाद अब कॉमन इमिटर जो है, अब आपको फॉरन माइंड में आना चाहिए पूरा कॉमन इमिटर किस तरह यूज करते हैं। कॉमन इमिटर में हमारे पास इमिटर जो होता है वो क्या था, कॉमन था टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, और इनपुट हमने किसके दरमियान प्रोवाइड की थी, बेस और इमिटर, और आउटपुट जो है हमने कलेक्टर और इमिटर के दरमियान ली थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप चाहें तो यहां लिख लें। तो आप कहोगे कि सर वोल्टेज या कोई भी सिग्नल है, जिस तरह हम बोल रहे हैं हमारा सिग्नल जो है, ये हम इनपुट कहां प्रोवाइड करते हैं, बिटवीन बेस एंड इमिटर, और आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट सिग्नल हमारे पास कहां पे अपेयर होगा, कहां से हम लेंगे, बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर। ठीक है, और लास्ट में मैंने ये लिखा है कि इमिटर, कॉमन इमिटर का मतलब ये है कि इमिटर का जो टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में शेयर्ड हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसके साथ आपने यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी बनानी है कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन की, और वो मैं आपको बना के दिखाता हूं कि कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन किस तरह यूज करते हैं हम। तो सबसे पहले आपने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लें, और एनपीएन ट्रांजिस्टर शो करने के लिए एरो आप बाहर की साइड बना दें। तो ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया और ये इमिटर हो गया। उसके बाद हमने जो है इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, और हमने ट्रांजिस्टर एनपीएन दिया हुआ है। तो एनपीएन का आपको पता है, एनपीएन के लिए आपको अगर बेस इमिटर जंक्शन को करना है तो आपको सबसे पहले तो कॉमन इमिटर है, तो ये इमिटर तो सब में कॉमन होगा इस तरह। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक रेजिस्टर लगता है जिसको लोड रेजिस्टर कहते हैं। अब ये जो आपने जंक्शन है ये आपने रिवर्स बायस करना है, तो रिवर्स बायस करने के लिए आप एन को किससे कनेक्ट कर दोगे, पॉजिटिव से। ठीक है, और ये इस बैटरी को आप वीसीसी नाम दे दें। ठीक है, अच्छा, इस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, हम यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से। और बैटरीज जो है यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ्स प्लॉट कर रहे होते हैं इनपुट और आउटपुट के, हमने आउटपुट और इनपुट वोल्टेज को चेंज करना होता है, इसलिए ये जो सिंबल्स यूज होते हैं ये वेरिएबल बैटरीज के, मतलब आप इनके वोल्टेजेस को चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, इनपुट वोल्टेज और इनपुट सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, और उसमें अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एम मीटर या वोल्ट मीटर चाहो तो बना भी लो, लेकिन असल में देखो, असल में जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है वो एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। हम जो मैं बोल रहा हूं इस वक्त वो एसी सिग्नल है, अल्टरनेटिंग है, क्योंकि मेरी आवाज का एम्पलीट्यूड कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो एसी सिग्नल्स हैं। तो हम असल में एसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, और हमने कहा कि हमने इनपुट सिग्नल किन पॉइंट्स के दरमियान देना है, बेस और इमिटर। तो यहाँ पे जो है हम प्रोवाइड करते हैं ये एसी सिग्नल, उसको आप नाम दोगे वी इनपुट। ये एक एसी सिग्नल है जो कि आप इनपुट पे प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगता है जिसको इनपुट रजिस्टर्स नाम देते हैं, या इसको आप बेशक आरबी नाम दे दो, इसको आप लोड रजिस्टर कह लो या इसको आरसी कह लो, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद जो है
करंट की डायरेक्शंस जो है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है और हमने आउटपुट किन पॉइंट्स के दरमियान लेनी है, वो कलेक्टर और एमिटर। तो ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। यहाँ जो हमारे पास आएगी वो आउटपुट आएगी। तो यहाँ जो सिग्नल आएगा एसी सिग्नल ही होगा, वो आउटपुट होगा और वो एम्पलीफाई हुआ होगा। तो यहाँ पे आप एक छोटा सिग्नल प्रोवाइड करोगे, वीक सिग्नल प्रोवाइड करोगे, यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो एम्पलीफाइड आएगा। और अगर आप कॉमन इमिटर यूज कर रहे हो तो एम्पलीफाई तो हो जाएगा, लेकिन उस सिग्नल को वो फेस रिवर्स भी कर देगा इस तरह। तो इस तरह का सिग्नल हो तो कॉमन इमिटर। तो ये भी आपको डायग्राम बनानी होगी कॉमन इमिटर की कॉन्फ़िगरेशन में। और ये जो इमिटर है ये कॉमन है, तो इसको यूजुअली ग्राउंड कर दिया जाता है, ये ग्राउंड का सिंबल है, ठीक है। कॉमन 0 वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम देखते हैं एम्पलीफिकेशन की यहाँ अब डेफिनेशन। अब एम्पलीफिकेशन की डेफिनेशन के लिए अगर आप देखो सबसे पहले तो एम्पलीफिकेशन हमने डिस्कस किया था। एम्पलीफिकेशन एक फिनोमेना का नाम है जो कि किसी भी एक वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, एन इंक्रीज इन वोल्टेज और करंट लेवल इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। अगर आप वोल्टेज या करंट के लेवल को इंक्रीज कर दो उसको नाम देंगे एम्पलीफिकेशन। और एम्पलीफिकेशन की आप ये चाहो तो साथ डायग्राम बना भी सकते हो, सिंपल सी डायग्राम भी बना सकते हो। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए बनाई है। ये एक वीक सिग्नल था, ठीक है, और जिस तरह समझ लें आपके पास जो बोलने का सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, वो इसी तरह के होते हैं ना, एम्पलीट्यूड कभी कम कभी ज्यादा हो रहा होता है। तो ये उसने क्या किया, एम्पलीफिकेशन हुई बीच में और एम्पलीफिकेशन से इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें, एम्पलीफिकेशन जो एमसीक्यूज के लिए एम्पलीफिकेशन कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। जो फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की थी, मतलब जितना 1 सेकंड में जितने साइकिल्स इसके बन रहे थे उतना ही 1 सेकंड में इसके साइकिल्स भी बन रहे हैं। एम्पलीफिकेशन सिर्फ ये वोल्टेज या करंट के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन सिर्फ वोल्टेज या करंट के लेवल को इंक्रीज कर देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड चेंज नहीं करता। पावर भी इंक्रीज कर सकता है, वो भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये एम्पलीफिकेशन की डेफिनेशन है। अब एम्पलीफिकेशन के लिए हमें कोई चीज चाहिए और हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर ऐसे एम्पलीफायर के तौर पर काम कर रहा है। उसके बाद अब एम्पलीफायर का मतलब क्या होगा, हम इनपुट में एक स्मॉल सा सिग्नल देंगे, उसकी वजह से हमें लार्ज सिग्नल मिलेगा। तो ये आप कहोगे सर स्मॉल चेंज इन इनपुट करंट या वोल्टेज दोनों हो सकते हैं। तो हम इनपुट में स्मॉल सिग्नल देंगे और उसकी वजह से लार्ज सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलेगा। और एसी है तो इसे आप चेंज का वर्ड यूज करोगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा जैसे एक ट्रांजिस्टर है जिसकी बीटा की वैल्यू 100 है, ठीक है, करंट बेस करंट आपके पे इसका फैक्टर जो है 100 है। इस 100 का मतलब क्या है, इस 100 का मतलब यह है कि कलेक्टर करंट जो होगा वो बेस करंट से 100 टाइम्स ज्यादा होगा। तो हमने यही कहा कि देन चेंज इन कलेक्टर करंट इज 100 टाइम्स मोर देन द चेंज इन बेस करंट। और आप चाहो तो इस फॉर्मूले से देख भी सकते हो, ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि चेंज इन बेस करंट को आप बीटा से मल्टीप्लाई करो तो वो चेंज इन कलेक्टर करंट बनेगा। और आप जो चेंज इन बीटा करंट, चेंज इन बेस करंट को आप किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि हंड्रेड्स में है, जिस तरह यहाँ पे 100 ली हुई है, तो आप बेस के चेंज में जो करंट को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 100 टाइम्स ज्यादा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा एम्पलीफिकेशन पावर के लेवल को भी इंक्रीज करता है। अब अगर ये पावर के लेवल को भी इंक्रीज कर रहा है तो हम तो कहते हैं कि जी पावर या एनर्जी कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती। तो एक एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए पावर कहां से आती है, वो जो हम बाइसिंग करते हैं, वो जो सर्किट्स में हम बैटरियां लगा रहे हैं ना, बैटरी सोर्सेज लगा रहे हैं, वीबीबी और वीसीसी, जो हमने ये बैटरीज लगाई थी, इनका काम क्या होता है, असल में इनका काम है उस ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखना। और एक्टिव मोड में रखने का मतलब यह है कि अगर सिग्नल को एम्पलीफाई करना होगा ना, तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और हमारे पास सिग्नल कौन सा होगा, एसी सिग्नल होगा जिसको हमें एम्पलीफाई करना होगा। लेकिन इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगी, ये बाइसिंग बैटरीज प्रोवाइड करेंगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द, यहाँ पे अगर आपने सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो, इज टेकन फ्रॉम द पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई मतलब जो बाइसिंग वीबी एंड वीसीसी। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो चीज है, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, वहां भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ भी इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है कि हमने कहा था कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को हम ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, प्रेफर क्यों करते हैं। तो उसकी दो वजह है। उसकी एक तो ये है कि इसका वोल्टेज और करंट गेन दोनों क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। अब पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर गेन असल में ये जो ए जो है ये गेन स्टैंड कर रहा है। पावर गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। तो हमने कहा कि जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें वोल्टेज गेन भी ज्यादा है, करंट गेन भी ज्यादा है। तो जब ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों क्वांटिटीज काफी ज्यादा हैं, तो पावर गेन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो इसका पावर गेन जो है वो हाईएस्ट है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करें, क्योंकि इसका पावर गेन हाईएस्ट है, और पावर गेन हाईएस्ट होने की वजह यह है कि इसका करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ज्यादा है।
उसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज जो और लास्ट लाइन है इस टॉपिक की वो ये है, देखिए इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे थे एमिटर वाले पे, ठीक है, और मतलब बेस एमिटर जंक्शन पे, और जो है आउटपुट जो हम यहाँ पे ले रहे थे वो हम ले रहे थे कलेक्टर और एमिटर जंक्शन पे, ठीक है। अब एमिटर बेस जंक्शन जो होता है उसको हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है क्योंकि एक्टिव मोड यूज कर रहे हैं, और आपके पास यहाँ पे आउटपुट पे जो था कलेक्टर बेस जंक्शन उसको हमने रिवर्स बायस किया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज याद रखें स्टूडेंट्स, जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ कम होती है, और डिप्लीशन जो रीजन की विड्थ असल में क्या शो कर रही होती है, रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायसिंग में कह लें कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, और आप कहोगे सर इनपुट की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो रही है, तो इनपुट रेजिस्टेंस कम होगी। अब आउटपुट पे जो जंक्शन बन रहा है वो कलेक्टर बेस जंक्शन है, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस किया हुआ है, और रिवर्स बायसिंग से डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती है। अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो आप कहोगे सर आउटपुट पे रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है। तो इनपुट पे रेजिस्टेंस स्मॉल है, क्यों स्मॉल है, क्योंकि एमिटर पे जो इनपुट पे जो जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन उसको फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, इसलिए रेजिस्टेंस कम है। आउटपुट पे जो जंक्शन बन रहा है कलेक्टर बेस जंक्शन उसको रिवर्स बायस किया हुआ है, और उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी। तो आप ये चीज याद रख लो, रेजिस्टेंस हम किस तरह मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस हम किस चीज को देखते हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था इसलिए मैंने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया उस वक्त, लेकिन आप बस ये पॉइंट याद रख लें कि रेजिस्टेंस डिप्लीशन रीजन की विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए करंट ट्रांसफर कहां से होता है, करंट हमेशा ट्रांसफर होता है इनपुट से आउटपुट। अब इनपुट पे हमने कहा कि फॉरवर्ड बायसिंग है तो इनपुट पे रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, और आउटपुट पे जो बायसिंग थी वो रिवर्स बायसिंग थी, तो आउटपुट पे रेजिस्टेंस हाई। तो आप कहोगे कि सर करंट ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है लास्ट चीज जो मैंने डिस्कस की है वो डिस्कस की है मैंने कंपैरिजन, इन सब में कंपैरिजन के कॉमन बेस और कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस और कॉमन एमिटर तो हम देख चुके हैं, हमने सबसे पहले कॉमन बेस पढ़ा था। कॉमन बेस में करंट गेन जो होता था वो अल्फा होता था, और हमने कहा था कि अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो नियरली यूनिटी क्योंकि 0.99 या 0.98 के अराउंड होती है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कॉमन बेस जो है वो वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है, और वोल्टेज गेन काफी हाई है, ठीक है। तो कॉमन बेस का जो है करंट गेन तकरीबन यूनिटी है, ये तकरीबन 1 है, लेकिन इसका वोल्टेज गेन काफी ज्यादा हाई है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो वोल्टेज गेन है। देखिए वोल्टेज गेन किस तरह बनेगा, करंट गेन और वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई करके। तो करंट गेन तकरीबन यूनिटी है और वोल्टेज गेन तकरीबन हाई है, ज्यादा है, तो दोनों को जब आप 1 को आप हाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हाई ही आएगा, ठीक है। ये मॉडरेट की वजह आपको मैं लास्ट में बताता हूं। और फेस रिवर्सल कोई भी नहीं करता। फेस रिवर्सल ना करने का मतलब है कि जैसा इनपुट सिग्नल आएगा उसको सिर्फ एम्पलीफाई कर देगा, लेकिन उसके फेस में चेंज नहीं लाएगा। इस तरह को कहते हैं कोई भी फेस रिवर्सल नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं कॉमन एमिटर पे, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया। हमने कहा इसका करंट गेन भी हाई होता है और इसके करंट गेन को हम बीटा कह रहे होते हैं। इसका वोल्टेज गेन भी हाई है। तो देखें पावर गेन क्या होगा, पावर गेन इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो जब करंट गेन भी हाई है, वोल्टेज गेन भी हाई है, तो पावर गेन क्या होगा, वेरी हाई होगा, ठीक है। और ये जो कॉमन एमिटर हमने कहा फेस रिवर्सल करता है। फेस रिवर्सल करने का मतलब है कि इस तरह अगर इनपुट सिग्नल ऐसा है तो यहाँ जो इनपुट सिग्नल हमें यहाँ पे आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाई तो हुआ होगा लेकिन वो रिवर्स हुआ होगा। इसको कहते हैं फेस रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री। लास्ट जो है वो कॉमन कलेक्टर है, जो कि बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रख लें। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर यूज करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं क्योंकि इसका करंट गेन हाई होता है। देखें इस तरह याद रख लें, कॉमन कलेक्टर जो है वो कॉमन बेस से ऑपोजिट है। तो कॉमन बेस का करंट गेन यूनिटी था, इसका जो करंट गेन है वो हाई है। अब वोल्टेज गेन कॉमन बेस का क्या था, वो हाई था, तो इसका जो वोल्टेज गेन है वो नियरली यूनिटी है, ठीक है। उसके बाद पावर गेन क्या है, एक हाई को आप यूनिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर गेन भी इसका हाई होगा, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर की खासियत यह है कि फेस रिवर्सल कोई नहीं करता। तो जैसा आप इसको सिग्नल प्रोवाइड करोगे सिर्फ उसको एम्पलीफाई कर देगा लेकिन फेस रिवर्सल नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स जो कॉमन बेस जो यूज करते हैं इंजीनियरिंग में ज्यादातर, वो हम यूज करते हैं फॉर हाई फ्रिक्वेंसीज। अगर हमारे पास कोई हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हो, उसको अगर हमें एम्पलीफाई करना हो तो हम जो यूज करते हैं वो कॉमन बेस यूज करते हैं। जो नॉर्मल आपके सिग्नल्स होते हैं, बोलने के सिग्नल्स हैं, अब ऑडियो सिग्नल्स हैं, ऑडियो सिग्नल्स की एम्पलीफिकेशन के लिए जो चीज यूज होती है वो चीज यूज होती है कॉमन एमिटर। और कॉमन जो कलेक्टर है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम है, ये ज्यादातर इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज होती हैं।
तो दो चीजें भी आपको समझ नहीं आई होगी, वो आप अगर इंशाल्लाह इंजीनियरिंग करोगे तो आपको समझ आएंगी। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के लिए कॉमन बेस यूज करते हैं, कॉमन ज्यादातर हम ऑडियो सिग्नल्स की एम्पलीफिकेशन कर रहे होते हैं, उसके लिए हम कॉमन एमिटर यूज करते हैं। और अगर हमने इंपीडेंस मैचिंग करनी हो, इनपुट और आउटपुट की इंपीडेंस मैचिंग, तो हम इसमें कॉमन कलेक्टर यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इसके बाद हमारे पास इंशाल्लाह जो लास्ट टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर ऐसा स्विच है, जो कि आपकी मॉडर्न अप्लायंसेस जिस तरह कंप्यूटर्स में, प्रोसेसर्स में, रैम्स में, तमाम इन अप्लायंसेस में जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो ऐसे स्विच यूज होता है, और तकरीबन मिलियंस या बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं। तो वो हम इंशाल्लाह जो है लास्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्लास के ग्रुप्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में आप लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में हम तमाम उन क्वेरीज के आंसर करेंगे। ओके, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्रांजिस्टर को हम ऐसे एम्पलीफायर किस तरह यूज कर सकते हैं। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को ऐसा स्विच कैसे तौर पे यूज कर सकते हैं, जिस तरह डेली लाइफ में आप एम्पलीफायर भी यूज कर रहे होते हो सिग्नल्स का वोल्टेज उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए, लेकिन ट्रांजिस्टर ऐसा स्विच जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज जो है एप्लीकेशन है। जिस तरह तमाम ट्रांजिस्टर्स और रैम्स में, चिप्स में, जो आपके पास गेमिंग कार्ड्स जो होते हैं, उन सब में जो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है वो ऐसा स्विच यूज हो रहा है। और हमारी असल में जो आजकल मॉडर्न जो कह लें कि चीज है वो ये है, हम ये चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर का साइज छोटे से छोटा हो। तो आजकल जो ट्रांजिस्टर्स की फैब्रिकेशन है वो तकरीबन नैनोमीटर्स में हो रही है, इसलिए तकरीबन आपके पास बिलियंस और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं छोटी सी चिप पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होने से होगा भी ये कि करंट तेजी से फ्लो करेगा एक ट्रांजिस्टर से सेकंड ट्रांजिस्टर में, उसकी वजह से ये प्रोसेसिंग पावर बहुत फास्ट हो जाएगी। इसलिए आजकल साइज चिप्स की बहुत स्मॉल है और उनमें अब उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है बहुत फास्ट है। तो वो समझने के लिए आपको ट्रांजिस्टर ऐसा स्विच समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमने कहा कि ट्रांजिस्टर जो है वैरायटी ऑफ सर्किट्स में यूज हो रहे होते हैं ऐसा स्विचेस, और ये स्विचेस छोटे छोटे स्विचेस मिलके ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बनाते हैं। अब अगर आपको याद हो, हमने कहा था ट्रांजिस्टर के 3 मोड्स हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो आपके पास सैचुरेशन, कट ऑफ और तीसरा जो था एक्टिव मोड था। हमने कहा था एक्टिव मोड में सिर्फ ट्रांजिस्टर को ऐसा एम्पलीफायर यूज करते हैं। अगर हमें ट्रांजिस्टर को ऐसा स्विच यूज कराना हो तो हमें यहाँ पे सैचुरेशन और कट ऑफ यूज करना पड़ेगा। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से 2 रीजन जो हैं जब हमने ट्रांजिस्टर को स्विच के तौर पे, तो पहला रीजन है सैचुरेशन और दूसरा है कट ऑफ। और सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर फुली ऑन हो जाता है। फुली ऑन होने का मतलब है ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो करता है, और कट ऑफ मतलब फुली ऑफ होने का मतलब है ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो नहीं करता। तो आपको अगर दीज 2 रीजन्स विच आर यूज्ड टू ऑपरेट ऐसा स्विच। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी यूज होती है। तो ट्रांजिस्टर को अगर हमने यूज करना तो हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशंस थी, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। यहां पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपको स्विच याद हो तो स्विच के देखें हमेशा 2 टर्मिनल्स होते हैं। जिस तरह अगर आप घर की वायरिंग भी कर रहे होते हो तो एक न्यूट्रल और एक लाइव वायर आप ले रहे होते हो, उसके आप स्विच पे अटैच करते हो। इसी तरह स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं, एक ये टर्मिनल है आपके पास और एक ये टर्मिनल है। तो ट्रांजिस्टर तो एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, उसमें हमने कहा था बेस है, कलेक्टर है और अब एमिटर है। तो ट्रांजिस्टर के कौन से ऐसे 2 टर्मिनल्स हैं जो कि ऐसा स्विच काम करते हैं, वो 2 टर्मिनल्स हैं कलेक्टर और एमिटर। तो अगर मैंने किसी सर्किट में स्विच लगाना हो और वो मैं ट्रांजिस्टर वाला स्विच यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं उस ट्रांजिस्टर से एक वायर में कलेक्टर की निकालूंगा और एक वायर में एमिटर की निकालूंगा, और वो जो 2 एंड्स हैं ऐसा स्विच के तौर पे काम कर रहे होंगे। तो ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स इसमें चीज है वो ये चीज है कि असल में ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ या टर्न ऑन किस तरह होता है। इन 2 टर्मिनल्स के क्रॉस, जिस तरह 2 टर्मिनल्स जो हमने यहाँ पे लिए कलेक्टर और एमिटर, अगर कलेक्टर और एमिटर के दरमियान अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो हम कहेंगे स्विच ऑन है, और अगर करंट फ्लो ना कर रहा हो तो हम कहेंगे स्विच ऑफ है। तो हमने ये कहा कि इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान आप करंट को ऑन या ऑफ करते हो ताकि वो स्विचिंग के तौर पे काम कर सके। उसके बाद कौन सी, ये तो हमने कह दिया कलेक्टर और एमिटर जो है ये ऐसा टर्मिनल्स ऑफ द स्विच। फिर ऐसे कौन से 2 टर्मिनल्स हैं जो कि स्विच की स्टेट डिटरमाइन कर रहे हैं। अब स्विच की स्टेट का क्या मतलब है? स्विच की स्टेट का मतलब होता है कि या तो स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। तो ये कौन असल में डिटरमाइन कौन करेगा? ये 2 टर्मिनल्स हैं, वो है बेस और एमिटर। और अगर आप देखो अब एमिटर दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कह रहे थे, क्योंकि एमिटर जो है वो एज द टर्मिनल्स ऑफ द स्विच भी यूज हो रहा है और ऐसा कंट्रोल टर्मिनल्स भी। कंट्रोल टर्मिनल्स ये वो टर्मिनल्स हैं जो स्विच की स्टेट डिटरमाइन करते हैं कि स्विच ऑन होना है या ऑफ होना है, वो इन 2 टर्मिनल्स की बेसिस पे जो है डिफाइन होगा।
उसके बाद स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप पहले भी देख चुके हो, कॉमन आप यहाँ पे मीटर में भी देख चुके हो, ट्रांजिस्टर एस एन एम्पलीफायर में भी देख चुके हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल कॉमन इमीटर वाली कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉमन इमीटर का मतलब इनपुट जो देंगे वो बेस और इमीटर के दरमियान देंगे। तो इनपुट जो दे रहे हैं हम ये बेस और इमीटर के दरमियान है, क्योंकि इमीटर ये पूरी लाइन नीचे इमीटर कहलाएगी, और आउटपुट जो ले रहे हैं हम कलेक्टर और इमीटर के दरमियान है। तो ये आउटपुट ये वोल्टेज है, वी आउट मतलब आउटपुट वोल्टेज, और ये इनपुट वोल्टेज, और ये जो सारी है ये बाइसिंग वगैरह के लिए यूज, ये हम डायग्राम पहले देख चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इस टॉपिक में जो हमने एक नेक्स्ट चीज समझनी है वो हमने समझनी है आउटपुट और इनपुट इक्वेशंस यूजिंग केवीएल। मतलब केवीएल क्या स्टैंड करेगा, किरचॉफ, आपके के तो हो गया केवीएल, वी स्टैंड कर रहा है वोल्टेज, और एल स्टैंड तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको लूप रूल भी कहते हैं, या मेश रूल, या सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ भी कहते हैं। अब आसान समझने के लिए सबसे पहले हमने इनपुट, ये इनपुट साइड है सारी, और ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लूप बन रहा है ये वाला, ये तमाम आउटपुट है। सबसे पहले हमने इनपुट और आउटपुट इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले अगर आप इनपुट में देखो, इनपुट में हमारे पास एक ये वोल्टेज सोर्स है, और ये वोल्टेज सोर्स दो जगह यूटिलाइज होगा। एक तो इस वोल्टेज, ये जो हमारे पास सोर्स है इसका वोल्टेज एक तो ये रजिस्टर यूज करेगा, और दूसरा बेस और इमीटर के दरमियान भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम VBE कहते हैं। तो ये जो VBB है ये दो वोल्टेजेस में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस और दूसरा इस बेस और इमीटर के दरमियान। तो आप कहोगे कि सर VBB किसकी अब इक्वल होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर RB प्लस VBE। तो ये मैंने नीचे इसकी इक्वेशन लिखी कि VBB जो है वो IB/RB कौन सा वोल्टेज है, जो रेजिस्टर RB यूज कर रहा है। तो V = IR से मैंने, क्योंकि उस रेजिस्टर में से करंट IB गुजर रहा है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू RB है, तो ये वो वोल्टेज है जो रेजिस्टर RB यूज कर रहा है, और ये वो वोल्टेज है जो कि बेस और इमीटर के दरमियान जंक्शन यूज कर रहा है। तो ये हमारे पास सबसे पहले बन गई इनपुट इक्वेशन। उसके बाद अगर आप दोबारा सर्किट डायग्राम पे आए, तो अब इस सर्किट डायग्राम में आप देखें ये VCC वोल्टेज है। अब ये VCC वोल्टेज कौन कौन यूज कर रहा है, देखें ये करंट सबसे पहले यहां से गुजर रहा है, तो ये सबसे पहले रेजिस्टर RC ये वोल्टेज यूज करेगा। उसके बाद ये जो वोल्टेज है ये कलेक्टर और इमीटर भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो VCC वोल्टेज है एक तो ये रेजिस्टर यूज कर रहा है, और दूसरा कलेक्टर और इमीटर के दरमियान जो जंक्शंस बन रहे हैं वो यूज कर रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी कि VCC जो है वो कौन कौन यूज कर रहा है, एक रेजिस्टर RC जो कि V = IR के फॉर्मूले से मैंने IC/RC लिख दिया, और ये वो जो है VCE मतलब कलेक्टर और इमीटर के दरमियान जितना ड्रॉप हो रहा है। तो VCC वोल्टेज दो चीजों में यूटिलाइज हो रहा है, इसको आप नाम दोगे आउटपुट इक्वेशन। तो आउटपुट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास समझने के लिए। तो इसी इक्वेशन को जो है मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, मैंने VCE को यहीं पे रखा, IC/RC को वहां ले गया, तो ये इक्वेशन बन गई। और VCE क्या चीज है, देखो असल में हमने कहा कि VCE हमारे पास असल में आउटपुट होती है, क्योंकि हम आउटपुट असल में कलेक्टर और इमीटर के दरमियान ले रहे हैं। तो VCE की जगह हमने क्या लिख दिया, Vout, क्योंकि Vout और VCE एक ही बात है। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये शो भी हो रहा है। तो VCE की जगह मैंने Vout लिख दिया, बाकी इक्वेशन ऐसे आ गए। तो ये इक्वेशन बार बार यूज होगी आगे टॉपिक्स में। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो हम असल में हम करेंगे कि हम अपने इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे, और हम ये देखेंगे कि उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमने इनपुट वोल्टेज जो है वो 0 से बढ़ाना शुरू किया, फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले 0 रखा, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। अब मैंने दो कंडीशंस में लूंगा, जब मेरे पास इनपुट वोल्टेज 0.6 से कम हो और जब मेरे पास इनपुट वोल्टेज 0.7 से ज्यादा हो। अगर आपको याद हो, अगर इनपुट वोल्टेज 0.6 या 0.7 से कम हो तो हम जो डायोड यूज करते हैं या ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं वो सिलिकॉन से बना हुआ, और सिलिकॉन को करंट फ्लो कराने के लिए कम से कम जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो 0.7 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम होगा तो ट्रांजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, और ट्रांजिस्टर में से कोई भी करंट फ्लो करने का मतलब है ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ स्टेट में है, और कट ऑफ स्टेट में बेस करंट की वैल्यू होती है 0, और अगर बेस करंट 0 है तो कलेक्टर करंट भी कितना होगा, 0, क्योंकि कलेक्टर करंट का फॉर्मूला है बीटा IB। तो अगर बीटा की तो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन IB की वैल्यू 0 है, अगर IB की वैल्यू 0 है तो IC की वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई। तो कोई भी ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ स्टेट में है। अब अगर आउटपुट इक्वेशन, हमने आउटपुट इक्वेशन यूज की जो हमने पीछे आपको मैंने दिखाई भी है, तो आउटपुट इक्वेशन में IC की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इधर आप IC की वैल्यू 0 पुट कर दो तो Vout = VCC, तो आपको आउटपुट पे VCC वोल्टेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जब हमने अभी अपना वोल्टेज इनपुट वोल्टेज 0.6 से कम वोल्टेज रखा हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि मैंने अपना इनपुट वोल्टेज 0.7 से ज्यादा 0.7 से ज्यादा कर दिया। अब जैसे ही मैंने ज्यादा किया करंट फ्लो होना शुरू हो गया, मतलब वो बाइसिंग हो गई,
आपके पास यहाँ पे मीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड हो गया, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स हो गया, तो आपको ट्रांजिस्टर किस मोड में आ गया, एक्टिव मोड में आ गया। अब जैसे ही एक्टिव मोड में आया इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, बेस करंट फ्लो हुआ, और इस बेस करंट की वजह से ही कलेक्टर करंट फ्लो करता है। तो जैसे ही बेस करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से लार्ज आईसी, अब देखो कलेक्टर करंट के साथ आईसी क्यों लार्ज क्यों लिखा है, क्योंकि कलेक्टर करंट जो है वो सिर्फ बीटा करंट बेस करंट के इक्वल नहीं होता। बेस करंट को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो हंड्रेड्स ऑफ वैल्यू से, तब वो कलेक्टर करंट बनता है। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ टाइम ज्यादा होती है, तो ज्यादा हो जाएगी। अब देखें, अब आपके पास कलेक्टर करंट ज्यादा होने से आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज क्यों हो रहा है, जरा इस इक्वेशन पे आए, आउटपुट इक्वेशन पे। अब देखें अब आप जरा इस इक्वेशन को समझें। अगर मैं आईसी की वैल्यू ज्यादा कर रहा हूं तो आरसी तो एक कांस्टेंट है, आईसी की वैल्यू ज्यादा करने से ये पूरा फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये पूरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, वीसीसी एक कांस्टेंट है, अब आप एक कांस्टेंट में से एक बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो अगर आप एक कांस्टेंट में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो ओवरऑल आंसर जो है वो छोटा आएगा। तो आप कहोगे सर अगर आईसी इंक्रीज करेगा, ये पूरा जो फैक्टर है टर्म आईसी आरसी इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से वी आउट की वैल्यू कम होगी। तो मैंने यहां लिखा भी है, ये मैंने एक लाइन में पूरा समझा है। इनपुट वोल्टेज बढ़ाएं, उसकी वजह से इनपुट करंट मतलब बेस करंट बढ़ेगा, बेस करंट बढ़ने से जो है कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और कलेक्टर करंट बढ़ने से वी आउट वोल्टेज कम होगा। तो हमने ये काम करते रहना है, एक स्टेज ये आएगी और ये उस वक्त तक करना है, हमने मतलब इनपुट वोल्टेज को बढ़ाना है, उस वक्त तक बढ़ाना है जब तक हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो 1 के इक्वल ना आ जाए, ये तकरीबन 1 के इक्वल। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे ही हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो तकरीबन 1 के इक्वल आ जाएगा, हम कह देंगे ट्रांजिस्टर है सैचुरेशन मोड में चला गया है। मतलब उस वक्त इतना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा कि वी आउट जीरो तो नहीं लेकिन तकरीबन 0 वोल्ट बिहेव कर जाएगा। तो सैचुरेशन मोड में देखें, और ये जीरो क्यों बिहेव, जीरो के तकरीबन जीरो नहीं होता, 0.2 वोल्ट या 0.3 वोल्ट के अराउंड आता है, इसे हमने अप्रोक्सीमेट का वर्ड लिखा है। और ये जो है मतलब आपके पास यहाँ पे जो हमने पीछे कट ऑफ देखा था, तो कट ऑफ में आउटपुट वोल्टेज वीसीसी के बराबर आ रहा था, और सैचुरेशन में जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो असल में यही दो फंक्शनिंग है, इसको आप कहते हो कि सर ये ट्रांजिस्टर जो है लो और हाई में काम कर रहा है, मतलब 0 और 1। 0 का मतलब है कट ऑफ और इसका मतलब है सैचुरेशन। अब अगर आप इनकी डायग्राम्स बनाना चाहें तो डायग्राम्स किस तरह बनेंगी इनकी, ट्रांजिस्टर आप बनाएंगे, और हमने कहा कि जो हम असल में स्विच के तौर पर टर्मिनल्स यूज कर रहे होते हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं ये कलेक्टर और एमीटर। ठीक है, अब देखें अगर हमने कहा कि कट ऑफ है, कट ऑफ में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इस ट्रांजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और करंट ना फ्लो करने का मतलब है, देखें करंट जीरो तब होता है जब कोई चीज ओपन सर्किट हो। तो ये चीज याद रखें। तो ये जो ट्रांजिस्टर की जगह हम इसकी डायग्राम ये भी बना सकते हैं, ऐसा स्विच अगर डायग्राम बनाए तो ये, और इस डायग्राम की जगह मैंने ये डायग्राम क्यों बनाई, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट ना फ्लो करने का मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट के तौर पे काम कर रहा है, और ओपन सर्किट हम ऐसा बनाते हैं। तो इस वक्त हम कहेंगे कि जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ के तौर पे काम करता है तो ट्रांजिस्टर ऐसा ओपन स्विच के तौर पे, क्योंकि स्विच की दो स्टेट्स होती हैं, स्विच या तो क्लोज होगा या स्विच क्या होगा आपके पास अब ओपन होगा या क्लोज होगा। तो जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में काम कर रहा होता है तो ट्रांजिस्टर ओपन स्विच के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अब जब सैचुरेशन में है तो हमने यहां पे कहा इसमें बेस करंट फ्लो कर रहा है, और बेस करंट के फ्लो होने की वजह से इसमें कलेक्टर करंट काफी ज्यादा फ्लो कर रहा है, और कलेक्टर करंट फ्लो होने की वजह से अब ये ट्रांजिस्टर जो है आपके पास, तो ये डायग्राम थी। अब यहाँ पे बेस करंट फ्लो कर रहा है, कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है, तो अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ओपन स्विच नहीं होगा, ये ऐसा क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा। तो इसकी डायग्राम आप इस तरह बना सकते हो, या जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स में ये नीचे डायग्राम्स बनी हुई भी हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आपके पास सैचुरेशन मोड में इस तरह काम करता है, ऐसा क्लोज स्विच, और हम कहोगे कि सर यहाँ पे आपके पास कट ऑफ में ट्रांजिस्टर ऐसा ओपन स्विच। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को ऐसा स्विच यूज करने के स्टूडेंट्स जो रीजन ये है कि हम मैकेनिकल स्विचेस, जिस तरह हमारे पास घरों में जो स्विचेस हैं वो हम क्यों नहीं ऐसा स्विचेस यूज कर रहे। पहली बात स्टूडेंट्स, जो वो मैकेनिकल स्विचेस हैं उनका कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होता है। आप देखो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद वो स्विचेस खराब हो जाते हैं, और दूसरी चीज जो मैकेनिकल स्विचेस हैं उनका साइज काफी ज्यादा है।
तो इसीलिए हम मैकेनिकल स्विचेस इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रहे हों। लेकिन अगर हम ट्रांजिस्टर को ऐसा स्विच के तौर पे यूज़ करेंगे, इसमें कोई भी आपके यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट नहीं है जो कि मूवमेंट पार्ट हो। इसलिए देखें आपका एक मोबाइल फ़ोन जो है 10-10 साल 15-15 साल चल जाता है, ख़राब नहीं होते, क्योंकि उनमें जो स्विचेस ऐसा ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं उनमें कोई आपके यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट नहीं है। और दूसरी रीज़न जो है ये कि ट्रांजिस्टर के साइजेस बहुत स्मॉल हैं। अगर हम मैकेनिकल स्विचेस लें तो बहुत लार्ज साइज़ हैं, इसलिए हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हुए जो हम ट्रांजिस्टर को ऐसा स्विच यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ टाइम ज़्यादा होने के लिए और उनका साइज स्मॉल होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो है आज इंशाल्लाह ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम इस पर एक डिस्कशन सेशन रखेंगे जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और आपकी क्वेरीज डिस्कस कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।